सभी को शुभ संध्या। सबसे पहले मैं सभी नारीफिट उपयोगकर्ताओं का हृदय से धन्यवाद करना चाहता हूं। आप सभी वास्तव में बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। देश के विभिन्न हिस्सों से अलग अलग प्रकार के मरीजों का डेटा एकत्र कर रहे हैं। आप मरीजों की नाड़ी पल्स रिकॉर्ड कर रहे हैं और उनके विभिन्न स्वास्थ्य संबंधी लक्षणों तथा समस्याओं को सिस्टम में दर्ज कर रहे हैं। देश के अलग अलग क्षेत्रों से प्राप्त यह विविध डेटा और मरीजों की विभिन्न स्वास्थ्य स्थितियां नाड़ीफिट को लगातार बेहतर बनाने में हमारी बहुत मदद कर रही है। हम इस डेटा का गहराई से विश्लेषण कर रहे हैं और सिस्टम को लगातार फाइन ट्यून कर रहे हैं ताकि मरीज की समस्या को अधिक सटीक रूप से समझ सकें, बेहतर सुझाव दे सकें और अधिक प्रभावी समाधान प्रदान कर सकें। इस पूरे सफर में आपके सहयोग के लिए मैं आपका हार्दिक धन्यवाद करता हूं। आपके सहयोग के बिना नाड़ीफिट को इतना प्रभावी और उपयोगी बनाना संभव नहीं था। अब हम आज के सत्र की शुरुआत करते हैं। मैं अपनी स्क्रीन साझा करता हूं। आज के वेबिनार का एजेंडा सबसे पहले पिछले वेबिनार का एक संक्षिप्त पुनरावलोकन है, क्योंकि आज हमारे साथ कुछ नए प्रतिभागी भी जुड़े हैं जो ये समझना चाहते हैं कि हम डायग्नोसिस को किस स्तर तक ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। इसके बाद हम विशेष रूप से लिवर पैटर्न्स पर चर्चा करेंगे। आज मैं मुख्य रूप से हाइपरटेंशन, फैटी लिवर, महिलाओं की गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स तथा उम्र बढ़ने के साथ होने वाली विभिन्न स्वास्थ्य समस्याओं के उदाहरण लेकर चर्चा करूंगा। साथ ही हम ये भी समझेंगे कि हाइपर एक्टिव और हाइपोएक्टिव एनर्जी स्टेट्स किसी अंग के कार्य पर किस प्रकार प्रभाव डालते हैं। आज हमारा मुख्य फोकस लिवर पर रहेगा। इसके अलावा हम नारीफिट के प्रमुख फीचर्स तथा उनके पीछे काम करने वाले सिद्धांतों पर भी चर्चा करेंगे। अंत में निष्कर्ष प्रस्तुत करेंगे और फिर आपके सभी प्रश्नों का उत्तर क्वेश्चन एंड डिस्कशन सेशन में देंगे। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि आयुर्वेदा और ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन टीसीएम दोनों ही लगभग 5000 वर्षों से भी अधिक पुरानी चिकित्सा पद्धतियां हैं। इन दोनों प्रणालियों में किसी भी रोग के मूल कारण, रूट कॉज को समझने की अद्भुत क्षमता है। आज आवश्यकता केवल इस बात की है कि इन्हें आधुनिक चिकित्सा की तरह साइंटिफिक वैलिडेशन और स्टैटिस्टिकल एविडेंस के साथ प्रस्तुत किया जाए, ताकि अधिक से अधिक चिकित्सक इन्हें अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में आत्मविश्वास के साथ अपनाएं। नाड़ीफिट में हमारा उद्देश्य भी यही है। हम लगातार ऐसे स्टैटिस्टिकल एविडेंस और मापनीय परिणाम विकसित कर रहे हैं जिनसे यह प्रमाणित किया जा सके कि ये पारंपरिक चिकित्सा प्रणालियां एक्यूट और क्रोनिक दोनों प्रकार की बीमारियों का प्रभावी ढंग से विश्लेषण कर सकती हैं। आयुर्वेदा में अष्टविधा परीक्षा का वर्णन किया गया है, जिसमें मरीज की जांच करने की 8 प्रमुख विधियां बताई गई हैं। इसी प्रकार ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन टीसीएम में भी डायग्नोसिस के अनेक तरीके बताए गए हैं, जैसे ऑब्जर्वेशन, लिसनिंग, स्मेलिंग, पल्स डायग्नोसिस और टंग डायग्नोसिस। इन सभी विधियों का उद्देश्य मरीज की वास्तविक समस्या और उसके मूल कारण को समझना है। मेरे व्यक्तिगत अनुभव के अनुसार पल्स डायग्नोसिस और टंग डायग्नोसिस सबसे प्रभावी डायग्नोस्टिक मेथड्स में से हैं। इनकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि ये मरीज द्वारा बताए गए लक्षणों पर निर्भर नहीं होते, चाहे मरीज अपनी समस्या विस्तार से बताए या ना बताए। यदि किसी चिकित्सक को पल्स डायग्नोसिस और टंग डायग्नोसिस का अच्छा ज्ञान है, तो वह मरीज की स्थिति को समझ सकता है और उसके कई संभावित लक्षणों का अनुमान भी लगा सकता है। यही कार्य पहले पारंपरिक वैद्य किया करते थे। वे केवल नाड़ी देखकर मरीज की समस्या का अनुमान लगा लेते थे। आज हमारा प्रयास यही है कि उसी पारंपरिक ज्ञान को आधुनिक तकनीक के माध्यम से विकसित किया जाए, ताकि नाड़ी परीक्षा सभी चिकित्सकों के लिए अधिक सरल, तेज और उपयोगी बन सके। यदि हम आयुर्वेदा की बात करें तो नाड़ी परीक्षा का परिणाम 3 प्रमुख एनर्जी स्टेज के रूप में सामने आता है: वाता, पित्ता और कफा। इसी प्रकार ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन टीसीएम में शरीर की स्थिति को यिन और यांग के आधार पर समझा जाता है। यिन या यांग के एक्सेस अथवा डेफिशिएंसी के आधार पर विभिन्न एनर्जी पैटर्न्स निर्धारित किए जाते हैं, जिनके माध्यम से मरीज की स्वास्थ्य स्थिति का विश्लेषण किया जाता है। इस प्रकार वाता, पित्त, कफा एनालिसिस तथा यिन यांग एनालिसिस दोनों ही डायग्नोसिस का पहला या प्राइमरी लेवल ऑफ डायग्नोसिस है। लेकिन यहीं पर एक महत्वपूर्ण चुनौती सामने आती है। मान लीजिए कि हमने किसी मरीज में एक्सेस पित्त या एक्सेस कफा की पहचान कर ली। अब अगला प्रश्न ये है कि मरीज वास्तव में किस विशेष बीमारी से पीड़ित है। जब कोई मरीज डॉक्टर के पास आता है, तो डॉक्टर पल्स फाइंडिंग्स के साथ साथ मरीज द्वारा बताए गए लक्षणों को भी ध्यान में रखता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई मरीज कहता है कि उसे अत्यधिक एसिडिटी की समस्या है, तो डॉक्टर उसकी नाड़ी देखकर यह निष्कर्ष निकाल सकता है कि उसके शरीर में पित्त बढ़ा हुआ है और यही एसिडिटी का मुख्य कारण है। लेकिन जब यही कार्य किसी सॉफ्टवेयर सिस्टम द्वारा करना हो, तो चुनौती कहीं अधिक बड़ी हो जाती है। यदि हम केवल वाता, पित्ता और कफा के आधार पर मरीज की बीमारी पहचानने का प्रयास करें, तो सिस्टम मरीज के लिए अनेक संभावित लक्षण बता सकता है। आयुर्वेदा के ग्रंथों में भी उल्लेख है
कि केवल वाता इम्बैलेंस के कारण 80 से अधिक प्रकार के रोग उत्पन्न हो सकते हैं। इसलिए सबसे बड़ी चुनौती यह है कि इन सभी संभावित रोगों में से यह कैसे निर्धारित किया जाए कि मरीज वास्तव में किस विशेष समस्या से पीड़ित है। उदाहरण के लिए, सिस्टम यह कैसे बताए कि मरीज को वास्तव में बैक पेन है या थायराइड इम्बैलेंस है। यही वह स्तर है जहां हमें डायग्नोसिस को और अधिक गहराई तक ले जाने की आवश्यकता होती है। किसी मरीज की वास्तविक बीमारी तक पहुंचने के लिए हमें डायग्नोसिस को और अधिक गहराई से समझना होगा। जब हम केवल वाता, पित्ता और कफा वीपीके की बात करते हैं, तब हम डायग्नोसिस के केवल प्राइमरी लेवल पर होते हैं। इस स्तर पर हमें मरीज के शरीर में प्रमुख एनर्जी इम्बैलेंस का पता चलता है, लेकिन इससे किसी विशेष बीमारी की सटीक पहचान करना संभव नहीं होता। उदाहरण के लिए, यदि किसी मरीज में वाता इम्बैलेंस पाया जाता है, तो उससे अनेक प्रकार की समस्याएं हो सकती हैं। लेकिन हमारा उद्देश्य यह जानना है कि उस मरीज को वास्तव में कौन सी समस्या है। मान लीजिए, मरीज को बैक पेन है या थायराइड इम्बैलेंस है। केवल वीपी के देखकर यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता। यही कारण है कि हमें डायग्नोसिस को चरणबद्ध तरीके से और अधिक गहराई तक ले जाना पड़ता है। हमारा उद्देश्य कंप्यूटर को डायग्नोसिस की पूरी प्रक्रिया इस प्रकार समझाना है कि प्रत्येक चरण में संभावित समस्याएं कम होती जाएं और अंत में केवल सबसे संभावित कारण ही सामने आए। इसी प्रक्रिया को हम टॉप डाउन डायग्नोस्टिक अप्रोच कहते हैं। इस अप्रोच में डायग्नोसिस धीरे धीरे व्यापक स्तर से शुरू होकर एक विशिष्ट कारण रूट कॉज तक पहुंचता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नाड़ी फिट ने इस प्रक्रिया को पूरी तरह पूरा कर लिया है। हम अभी भी इस दिशा में लगातार कार्य कर रहे हैं। देश भर के विभिन्न क्षेत्रों से जो पेशेंट डेटा हमें प्राप्त हो रहा है, उसका लगातार विश्लेषण किया जा रहा है। उसी के आधार पर हम अपने एआई मॉडल्स और डायग्नोसिस एल्गोरिदम्स को लगातार फाइन ट्यून कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य है कि भविष्य में नाड़ी फिट मरीज की समस्या का और भी अधिक सटीक तथा विशिष्ट कारण बता सके। इसलिए मैं फिर से कहना चाहूंगा कि वाता पित्त कफ एनालिसिस अथवा यिन यांग एनालिसिस केवल डायग्नोसिस का पहला चरण है। डायग्नोसिस को और अधिक गहराई तक ले जाने के लिए नाड़ीफिट इन प्राइमरी एनर्जी पैटर्न्स को और छोटे छोटे वर्गों सब एनर्जी लेवल्स में विभाजित करता है। यदि हम ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन टीसीएम के दृष्टिकोण से देखें, तो वाता का संबंध ड्राइनेस से है, पित्त का संबंध हीट से है, कफा का संबंध कोल्ड से है। लेकिन हम केवल इन 3 एनर्जी स्टेट्स तक सीमित नहीं रहते। हम प्रत्येक एनर्जी को 2 और श्रेणियों में विभाजित करते हैं। उदाहरण के लिए, हीट को 2 भागों में विभाजित किया जाता है, एम्प्टी हीट, डैम्प हीट। इसी प्रकार कोल्ड को विभाजित किया जाता है, एम्प्टी कोल्ड, डैम्प कोल्ड। और ड्राइनेस को विभाजित किया जाता है, एम्प्टी ड्राई, डैम्प ड्राई। यदि इसे आयुर्वेदा की भाषा में समझें, तो हम इसे इस प्रकार भी कह सकते हैं, एम्प्टी पित्ता और डैम्प पित्ता, एम्प्टी कफा और डैम्प कफा, एम्प्टी वाता और डैम्प वाता। इस प्रकार 3 मुख्य एनर्जी स्टेट्स को 6 उप श्रेणियों में विभाजित करके हम मरीज की स्थिति को कहीं अधिक गहराई से समझ सकते हैं। अब सबसे पहले एम्प्टी हीट को समझते हैं। मान लीजिए आपके पास एक खाली एल्यूमिनियम का बर्तन है। आप उसे गैस स्टोव पर रखकर आग जलाते हैं। क्योंकि बर्तन के अंदर कुछ भी नहीं है, इसलिए वह बहुत जल्दी गर्म हो जाता है। यदि उसी तरह तेज आंच पर उसे लगातार गर्म किया जाए, तो कुछ समय बाद उसकी धातु अत्यधिक गर्म होकर अपना आकार भी बदल सकती है। इसी स्थिति को हम एम्प्टी हीट का उदाहरण मान सकते हैं। अब इसी उदाहरण को मानव शरीर से जोड़कर समझते हैं। इस उदाहरण में बर्तन हमारे शरीर का प्रतिनिधित्व करता है और आग हमारी दैनिक गतिविधियों एक्टिविटीज का। आजकल अधिकांश लोग सुबह से लेकर देर रात तक लगातार मानसिक और शारीरिक कार्य करते रहते हैं। कई लोग पर्याप्त नींद भी नहीं लेते। लगातार मानसिक तनाव, अत्यधिक काम और विश्राम की कमी शरीर के भीतर अत्यधिक गर्मी उत्पन्न करती है। धीरे धीरे यह गर्मी शरीर के प्राकृतिक द्रवों, बॉडी फ्लूइड्स को कम करने लगती है। परिणाम स्वरूप व्यक्ति के शरीर में अंदर से जलन महसूस होने लगती है। इसी स्थिति को हम एम्प्टी हीट कहते हैं। यदि यही एम्प्टी हीट किडनी या ब्लैडर क्षेत्र में हो, तो मरीज में सामान्यतः निम्न समस्याएं दिखाई देती हैं, बैक पेन, नी पेन, जॉइंट पेन। इसका कारण यह है कि अत्यधिक गर्मी धीरे धीरे साइनोवियल फ्लूइड को कम करने लगती है। साइनोवियल फ्लूइड जोड़ों को चिकनाई प्रदान करता है। जब यह द्रव कम होने लगता है, तो जोड़ों में सूखापन बढ़ता है और दर्द शुरू हो जाता है। यदि यह स्थिति कई वर्षों तक बनी रहे, विशेषकर 60 या 70 वर्ष की आयु के बाद, तो जोड़ों का प्राकृतिक आकार भी बदलने लगता है। इसी अवस्था को आगे चलकर ऑस्टियोआर्थराइटिस के रूप में देखा जा सकता है। ऐसे मरीजों का वजन भी धीरे धीरे कम होने लगता है, क्योंकि
अत्यधिक गर्मी लगातार शरीर के द्रवों का उपयोग करती रहती है। यदि यही एम्प्टी हीट लीवर में हो तो मरीज में निम्न लक्षण दिखाई दे सकते हैं: अत्यधिक सक्रियता, हाइपर एक्टिविटी, जल्दी गुस्सा आना, चिड़चिड़ापन, सिरदर्द, शरीर में जलन की भावना। कई बार लीवर हीट का प्रभाव थायराइड पर भी पड़ता है, जिससे हार्मोनल इम्बैलेंस तथा हाइपरथायराइडिज्म जैसी समस्याएं विकसित हो सकती हैं। अब डैम्प हीट को समझते हैं। फिर से उसी एल्यूमिनियम के बर्तन की कल्पना कीजिए, लेकिन इस बार बर्तन खाली नहीं है, बल्कि उसमें पानी भरा हुआ है। जब उसे गर्म किया जाता है तो पहले पानी गर्म होता है और फिर उबलने लगता है। उबलते हुए पानी से भाप निकलती है। यदि आप अपना हाथ उस भाप के ऊपर रखें तो आपको गर्मी भी महसूस होगी और हाथ पर पानी की छोटी छोटी बूंदें भी जमा होंगी, अर्थात वहां हीट भी है और मॉइस्चर भी। इसी स्थिति को डैम्प हीट कहा जाता है। यहाँ गर्मी की तीव्रता एम्प्टी हीट जितनी नहीं होती, क्योंकि पानी उसकी तीव्रता को कुछ हद तक नियंत्रित करता है। लेकिन शरीर में हीट और डैम्पनेस दोनों एक साथ उपस्थित होने के कारण अलग प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती हैं। ऐसे मरीजों में सामान्यतः निम्न लक्षण दिखाई देते हैं: शरीर में भारीपन, अत्यधिक पसीना आना, शरीर में पानी रुकना, वाटर रिटेंशन। यदि डैम्प हीट शरीर के निचले भाग, विशेषकर किडनी रीजन में हो तो मरीज में निम्न समस्याएं दिखाई दे सकती हैं: वैरिकोज वेन्स, पैरों के तलवों में जलन, हिप जॉइंट पेन। यदि यही डैम्प हीट लंग्स या शरीर के ऊपरी भाग में हो तो मरीज में साइनुसाइटिस, अत्यधिक फ्लेम, श्वसन संबंधी समस्याएं देखने को मिल सकती हैं। क्योंकि इस स्थिति में शरीर में पानी रुकता है, इसलिए ऐसे मरीजों का वजन भी धीरे धीरे बढ़ने लगता है। इसी प्रकार विभिन्न सब एनर्जी पैटर्न्स को समझकर हम केवल वाता पित्ता कफा एनालिसिस की तुलना में मरीज की स्थिति का कहीं अधिक गहराई से और अधिक सटीक विश्लेषण कर सकते हैं। अब वाता की विशेषताओं को समझते हैं। जैसा कि हमने पहले देखा, वाता को भी दो भागों में विभाजित किया जाता है: एम्प्टी ड्राई, डैम्प ड्राई। सबसे पहले एम्प्टी ड्राई को समझते हैं। मान लीजिए आपने कपड़े धोकर गर्मियों के मौसम में धूप में सुखाने के लिए डाले हैं। शुरुआत में कपड़े सामान्य रूप से सूख जाते हैं, लेकिन यदि वे लंबे समय तक तेज धूप और अत्यधिक गर्मी में पड़े रहें तो वे सख्त होने लगते हैं और सिकुड़ जाते हैं। आपने देखा होगा कि अधिक धूप के कारण कई बार कपड़ों का आकार भी बदल जाता है। ठीक यही प्रक्रिया हमारे शरीर में भी होती है। जब शरीर में एम्प्टी ड्राइनेस बढ़ जाती है तो धीरे धीरे शरीर के प्राकृतिक बॉडी फ्लूइड्स कम होने लगते हैं। इसके परिणाम स्वरूप निम्न लक्षण दिखाई देते हैं: त्वचा का रूखा और झुर्रियों वाला होना, त्वचा पर सफेद परत या पपड़ी बनना, नाखूनों का कमजोर और टूटने लगना, बालों में डैंड्रफ, बालों का अत्यधिक रूखा होना। ये सभी संकेत बताते हैं कि शरीर में प्राकृतिक नमी कम हो रही है। यदि यही एम्प्टी ड्राइनेस लार्ज इंटेस्टाइन को प्रभावित करे तो मरीज को कॉन्स्टिपेशन की समस्या होने लगती है। यदि यह लंग्स को प्रभावित करे तो मरीज में मानसिक और भावनात्मक परिवर्तन दिखाई दे सकते हैं, जैसे उदासी, निराशा, अवसाद, डिप्रेशन। ऐसी स्थिति हम अक्सर लंबे समय तक स्मोकिंग करने वाले लोगों में देखते हैं। समय के साथ उनकी छाती पतली और धंसी हुई दिखाई देने लगती है। इसका कारण यह है कि ब्रोंक्यूल्स और एल्वियोलाई धीरे धीरे अपनी नमी और लचीलापन खोने लगते हैं। जब ये एयर सैक्स सूखकर सिकुड़ जाते हैं तब व्यक्ति विशेष रूप से 60-70 वर्ष की आयु के बाद एस्मा जैसी समस्याओं के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाता है। इसी प्रकार ऐसे मरीजों में त्वचा पर काले धब्बे, पिगमेंटेशन, अत्यधिक रूखी त्वचा जैसी समस्याएं भी दिखाई देती हैं। अब डैम्प ड्राई को समझते हैं। मान लीजिए आपने वही कपड़े इस बार बरसात के मौसम में बाहर सुखाने के लिए डाले, लेकिन इस बार कपड़े सूखने के बजाय वातावरण की नमी को सोख लेते हैं। वे भारी हो जाते हैं और लंबे समय तक गीले ही बने रहते हैं। यही स्थिति डैम्प ड्राई कहलाती है। सामान्य रूप से वाता गति, मूवमेंट और मोमेंटम का प्रतीक है। उदाहरण के लिए, जिन बच्चों में वाता अधिक होता है वे एक जगह स्थिर नहीं बैठते, वे लगातार इधर उधर दौड़ते और सक्रिय रहते हैं। लेकिन जब यही वाता कफा के कारण बाधित हो जाता है तब शरीर में भारीपन, सुस्ती और धीमापन आने लगता है। जिस प्रकार गीले कपड़े भारी होकर अपनी गति खो देते हैं, उसी प्रकार शरीर में अत्यधिक डैम्पनेस होने पर वाता की प्राकृतिक गति भी धीमी पड़ जाती है। आज के सत्र में आगे हम विशेष रूप से समझेंगे कि डैम्प ड्राई या डैम्प वाता किस प्रकार लीवर फंक्शन को प्रभावित करता है। अब बात करते हैं कोल्डनेस की। जैसे हीट और ड्राइनेस को विभाजित किया गया है, उसी प्रकार कोल्डनेस को भी दो भागों में बांटा जाता है: एम्प्टी कोल्ड, डैम्प कोल्ड।
सबसे पहले एम्प्टी कोल्ड को समझते हैं। मान लीजिए आपके पास एक वाटर कूलर है। जब सामान्य पानी कूलर से होकर गुजरता है तो वह ठंडा तो हो जाता है, लेकिन उसका प्रवाह बना रहता है। इसी प्रकार जब शरीर में एम्प्टी कोल्ड होता है तब शरीर में पानी की मात्रा बढ़ जाती है, लेकिन उसका प्रवाह बना रहता है। ऐसे मरीजों में सामान्यतः निम्न लक्षण दिखाई देते हैं: बार बार पेशाब आना, हल्के रंग या लगभग सफेद रंग का मूत्र, लूज मोशन, बार बार पतला मल होना। इन सभी का मुख्य कारण शरीर में पानी की अधिकता है। अब डैम्प कोल्ड को समझते हैं। यह ऐसी स्थिति है जहां पानी केवल ठंडा नहीं रहता बल्कि बर्फ की तरह जमने लगता है, अर्थात ये कोल्डनेस का अधिक गहरा स्तर है। जब शरीर डैम्प कोल्ड विकसित होता है तब शरीर में तरल पदार्थों की गति बहुत धीमी हो जाती है। धीरे धीरे पानी शरीर के विभिन्न भागों में जमा होने लगता है, जिससे कई प्रकार के संरचनात्मक परिवर्तन स्ट्रक्चरल चेंजेस होने लगते हैं। ऐसे मरीजों में निम्न समस्याएं विकसित हो सकती है: एडीमा, पैरों में सूजन, सिस्ट्स, पॉलिप्स, यूटेराइन फाइब्रॉइड्स। इसका कारण यह है कि शरीर में पानी का प्रवाह सामान्य रूप से नहीं हो पाता और वह विभिन्न स्थानों पर जमा होने लगता है। हाल के वर्षों में हमने हाइपोथायरॉयडिज्म के कई मरीजों में भी यही एनर्जी पैटर्न देखा है। ऐसे मरीजों में मेटाबॉलिज्म धीमा हो जाता है, वजन बढ़ने लगता है, ठंड अधिक लगती है, थायराइड फंक्शन कमजोर हो जाता है। यह भी एक्सेस कोल्डनेस का एक महत्वपूर्ण प्रभाव है। इस प्रकार हम वाता पित्ता कफा के मूल विश्लेषण को और अधिक सूक्ष्म सब एनर्जी पैटर्न्स में विभाजित करते हैं, जिससे मरीज की स्थिति को कहीं अधिक गहराई से समझा जा सकता है। लेकिन केवल एनर्जी पैटर्न जानना ही पर्याप्त नहीं है। अब हमें यह भी जानना होगा कि ये एनर्जी इम्बैलेंस शरीर के किस ऑर्गन में मौजूद है। यही डायग्नोसिस को और अधिक सटीक बनाता है। उदाहरण के लिए, यदि एम्प्टी हीट किडनी में है तो उसके लक्षण अलग होंगे, लेकिन वही एम्प्टी हीट यदि लिवर में हो तो मरीज की समस्याएं पूरी तरह अलग होंगी। इसी प्रकार वाता इम्बैलेंस यदि किडनी में हो तो उसके प्रभाव अलग होंगे, और यदि वही लिवर में हो तो उसके परिणाम भी अलग होंगे। इसलिए केवल एनर्जी ही नहीं बल्कि एनर्जी प्लस ऑर्गन दोनों का विश्लेषण आवश्यक है। इसी उद्देश्य से हम पंचभूता थ्योरी, जिसे 5 एलिमेंट थ्योरी भी कहा जाता है, का उपयोग करते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार मानव शरीर 5 मूल तत्वों से बना है और प्रत्येक तत्व का संबंध कुछ विशेष ऑर्गन से होता है। उदाहरण के लिए, वुड एलिमेंट का संबंध लिवर और गॉल ब्लैडर से है। अर्थ एलिमेंट का संबंध स्प्लीन और स्टमक से है। वाटर एलिमेंट का संबंध किडनी और ब्लैडर से है। फायर एलिमेंट का संबंध हार्ट और स्मॉल इंटेस्टाइन से है। मेटल एलिमेंट का संबंध लंग्स और लार्ज इंटेस्टीन से है। जब हम एनर्जी पैटर्न और अफेक्टेड ऑर्गन इन दो को एक साथ जोड़कर देखते हैं तब डायग्नोसिस कहीं अधिक सटीक हो जाता है। उदाहरण के लिए, यदि किसी टीसीएम रिपोर्ट में किडनी और ब्लैडर में एक्सेस यिन तथा डेफिशिएंट यांग दिखाई देता है तो यह डैम्प कोल्ड पैटर्न को दर्शाता है। इसी प्रकार यदि किसी आयुर्वेदा रिपोर्ट में स्प्लीन और स्टमक में कफा तथा पित्ता का इम्बैलेंस दिखाई देता है तो यह डैम्प हीट पैटर्न का संकेत देता है। ऐसे मरीजों में सामान्यतः कमजोर पाचन, पुअर डाइजेशन, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स, पेट में भारीपन, धीमा मेटाबॉलिज्म जैसी समस्याएं देखने को मिलती हैं। इस प्रकार एनर्जी पैटर्न और ऑर्गन दोनों का संयुक्त विश्लेषण हमें मरीज की बीमारी के वास्तविक कारण तक पहुंचने सहायता करता है। आज के वेबिनार में हमारा मुख्य विषय लिवर पैटर्न्स है। अब आगे हम विस्तार से समझेंगे कि हाइपर एक्टिव और हाइपोएक्टिव एनर्जी स्टेट्स किस प्रकार लिवर फंक्शन को प्रभावित करते हैं और विभिन्न प्रकार की बीमारियों का कारण बनते हैं। अब लिवर की विभिन्न समस्याओं पर चर्चा करने से पहले सबसे पहले ये समझते हैं कि लिवर का सामान्य कार्य क्या होता है। लिवर हमारे शरीर का एक अत्यंत महत्वपूर्ण अंग है जो कई आवश्यक कार्य करता है, जैसे शरीर से हानिकारक पदार्थों टॉक्सिन्स को बाहर निकालना, डिटॉक्सिफिकेशन, रक्त को शुद्ध करना, ब्लड प्यूरिफिकेशन, फैट तथा अन्य न्यूट्रिएंट्स के मेटाबॉलिज्म में सहायता करना, बाइल का निर्माण करना जिसे गॉल ब्लैडर में संग्रहित किया जाता है। आयुर्वेदा में इसे रंजक पित्त कहा जाता है, जो विशेष रूप से फैट मेटाबॉलिज्म में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अतिरिक्त ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित करके शरीर के लिए ऊर्जा का भंडार तैयार करना, अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित करके उसे मूत्र के माध्यम से शरीर से बाहर निकालने में सहायता करना। जब लिवर में हाइपर एक्टिव या हाइपोएक्टिव एनर्जी पैटर्न विकसित होता है तब उसके ये सभी कार्य प्रभावित होने लगते हैं। इसी कारण ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन टीसीएम तथा आयुर्वेदा दोनों में लिवर के कई अलग अलग पैटर्न्स का वर्णन किया गया है, जैसे लिवर ची स्टैग्नेशन, लिवर फायर ब्लेजिंग,
लिवर ड्राइनेस, लिवर डैम्प हीट, लिवर कोल्डनेस, लिवर डेफिशिएंसी, इन सभी पैटर्न्स का आधार लिवर में होने वाला अलग अलग प्रकार का एनर्जी इम्बैलेंस है। आज हम विशेष रूप से लिवर ची स्टैग्नेशन को समझेंगे। ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन टीसीएम के अनुसार की का पूरे शरीर में स्वतंत्र रूप से प्रवाहित होना अत्यंत आवश्यक है। आयुर्वेदा में इसी अवधारणा को प्राण के प्रवाह से जोड़ा जा सकता है। जब तक की या प्राण शरीर में सहज रूप से प्रवाहित होता रहता है, तब तक सभी ऑर्गन सामान्य रूप से कार्य करते हैं। लेकिन जब की का प्रवाह रुक जाता है या धीमा हो जाता है, तब विभिन्न प्रकार की स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न होने लगती हैं। लीवर की स्टैग्नेशन में यही स्थिति उत्पन्न होती है। जब ची स्वतंत्र रूप से प्रवाहित नहीं हो पाता, तब वह शरीर के दूरस्थ ऑर्गन्स, टिश्यूज और सेल्स तक पर्याप्त पोषण नहीं पहुंचा पाता। ऐसे मरीजों में सामान्यतः निम्न लक्षण दिखाई देते हैं: आलस्य, सुस्ती, काम टालने की आदत प्रोक्रास्टिनेशन, कमजोरी, लगातार थकान। मैंने पहले डैम्प ड्राई का उदाहरण दिया था। जिस प्रकार बरसात के मौसम में कपड़े वातावरण की नमी को सोख कर भारी हो जाते हैं और उनकी गति कम हो जाती है, उसी प्रकार शरीर में अत्यधिक डैम्पनेस होने पर की का प्रवाह भी धीमा पड़ जाता है। परिणाम स्वरूप शरीर का मेटाबॉलिज्म धीमा हो जाता है और व्यक्ति हमेशा भारीपन तथा सुस्ती महसूस करता है। टीसीएम के अनुसार यह स्थिति एक्सेस इन लिवर ची स्टैग्नेशन या डैम्प वाता से संबंधित मानी जाती है। अब इसी स्थिति को मॉडर्न फिजियोलॉजी के दृष्टिकोण से समझते हैं। हम जानते हैं कि हार्ट लगातार सिस्टोलिक और डायस्टोलिक फेज के माध्यम से पूरे शरीर में रक्त का संचार करता है। सिस्टोल के दौरान रक्त हार्ट से निकलकर ऑरेटा में प्रवेश करता है। वहां से यह बड़ी आर्टरीज में जाता है और फिर धीरे धीरे छोटी आर्टरीज तथा कैपिलरीज के माध्यम से शरीर की प्रत्येक सेल तक पहुंचता है। इसी प्रक्रिया को माइक्रोसर्कुलेशन कहा जाता है। शरीर के प्रत्येक सेल को अपना कार्य करने के लिए पर्याप्त ब्लड, ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता होती है। अब यदि किसी मरीज में लिवर ची स्टैग्नेशन, एक्सेस यिम या डैम्प होता हो, तो शरीर की छोटी ब्लड वेसल्स में इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ने लगता है, अर्थात शरीर स्वयं रक्त के प्रवाह का विरोध करने लगता है। परिणाम स्वरूप माइक्रो सर्कुलेशन कम हो जाती है और सेल्स तक पर्याप्त ब्लड सप्लाई नहीं पहुंच पाती। जब सेल्स तक पर्याप्त ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स नहीं पहुंचते, तब मरीज में निम्न लक्षण दिखाई देते हैं: अत्यधिक थकान, कमजोरी, ऊर्जा की कमी, हर समय नींद आना, थोड़ी सी मेहनत में भी थक जाना। इसका मुख्य कारण सेल्यूलर लेवल पर ऑक्सीजन सप्लाई का कम होना है। लेकिन एक रोचक बात यह है कि फिजिकल एक्टिविटी करने पर यही इंटरनल रेजिस्टेंस कम होने लगता है। जब हम व्यायाम करते हैं, तब शरीर की मांसपेशियों, मसल्स को अधिक ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। इस आवश्यकता को पूरा करने के लिए ब्लड वेसल्स फैलने लगती हैं और उनका रेजिस्टेंस कम हो जाता है। परिणाम स्वरूप अधिक मात्रा में ब्लड और ऑक्सीजन शरीर की प्रत्येक सेल तक पहुंचने लगते हैं। इससे सेल्यूलर मेटाबॉलिज्म बेहतर होता है और व्यक्ति पहले की अपेक्षा अधिक ऊर्जावान महसूस करता है। इसी कारण हम लिवर ची स्टैग्नेशन वाले मरीजों को नियमित फिजिकल एक्टिविटी करने की सलाह देते हैं। व्यायाम करने से ब्लड तथा प्राण का प्रवाह बेहतर होता है और पूरे शरीर का मेटाबॉलिज्म सक्रिय होने लगता है। अब वृद्धावस्था, ओल्ड एज को समझते हैं। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, हमारी आर्टरीज अपनी लचक, इलास्टिसिटी खोने लगती हैं। धीरे धीरे वे कठोर, स्टिफ और संकरी, नैरो हो जाती हैं। इसे वैस्कुलर एजिंग कहा जाता है। सामान्य स्थिति में आर्टरीज लचील होती हैं और प्रत्येक हार्टबीट के साथ आसानी से फैल जाती हैं। लेकिन जब वे कठोर हो जाती हैं, तब हार्ट से निकलने वाला ब्लड संकरी आर्टरीज के भीतर अधिक वेग और अधिक दबाव के साथ प्रवाहित होने लगता है। इसे एक सरल उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपके पास 2 INCH पाइप है जिसमें सामान्य गति से पानी बह रहा है। अब उसी पाइप को हाफ इन पाइप से जोड़ दीजिए। जैसे ही पानी संकरी पाइप में प्रवेश करेगा, उसका वेग और दबाव दोनों बढ़ जाएंगे। ठीक यही स्थिति हमारे शरीर में भी होती है। जब आर्टरीज संकरी हो जाती हैं, तब ब्लड प्रेशर स्वतः बढ़ने लगता है। यदि उसी समय छोटी ब्लड वेसल्स में इंटरनल रेजिस्टेंस भी मौजूद हो, तो थोड़ा सा अवरोध भी हाइपरटेंशन का कारण बन सकता है। यही कारण है कि 60-70 वर्ष की आयु के बाद अधिकांश लोगों में हाई ब्लड प्रेशर देखने को मिलता है। आयुर्वेदा की दृष्टि से इसे वाता एग्रीवेशन से भी जोड़ा जा सकता है, क्योंकि इस अवस्था में रक्त का मोमेंटम पहले से ही अधिक होता है। इसलिए छोटा सा अवरोध भी ब्लड प्रेशर को काफी बढ़ा देता है। समय के साथ आर्टरीज की दीवारें भी कमजोर होने लगती हैं। कुछ मरीजों में वे इस बढ़े हुए दबाव को सहन नहीं कर पाती और फट जाती हैं या उनमें अवरोध उत्पन्न हो जाता है। इसी स्थिति को हम स्ट्रोक के रूप में जानते हैं।
मैंने स्वयं ये घटना अपने दादाजी के साथ देखी थी। उनकी आयु लगभग 90 वर्ष थी और उनकी प्रकृति में वाता का प्रभाव अधिक था। साथ ही उनमें चीज स्टैग्नेशन भी स्पष्ट रूप से दिखाई देता था। मुझे वह दिन आज भी याद है। उन्होंने रात में बहुत अधिक भोजन किया और उसके बाद सो गए। कमजोर पाचन वीक डाइजेशन के कारण भोजन ठीक से नहीं पचा। कुछ समय बाद उन्हें उल्टी होने लगी। उल्टी के समय हार्ट बहुत अधिक बल के साथ संकुचित होता है, जिससे अचानक ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। चूंकि उनकी आर्टरीज पहले से ही संकरी और कठोर थी, इसलिए यह अतिरिक्त दबाव उनके मस्तिष्क की एक ब्लड वेसल सहन नहीं कर पाई। परिणाम स्वरूप उन्हें ब्रेन स्ट्रोक हुआ। दुर्भाग्यवश वही उनका अंतिम दिन था। इस उदाहरण से हम समझ सकते हैं कि वैस्कुलर एजिंग, हाई ब्लड प्रेशर और वाता एग्रेशन मिलकर वृद्धावस्था में कितनी गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकते हैं। अब लिवर ची स्टैग्नेशन का महिलाओं के स्वास्थ्य पर प्रभाव समझते हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया कि का शरीर में स्वतंत्र रूप से प्रवाहित होना अत्यंत आवश्यक है। यही सिद्धांत ब्लड सर्कुलेशन पर भी लागू होता है। महिलाओं के शरीर में लिवर का विशेष महत्व है क्योंकि ये गायनेकोलॉजिकल ऑर्गन्स को पोषण प्रदान करता है। विशेष रूप से मेंस्ट्रुएशन के दौरान लिवर ही मेंस्ट्रुअल ब्लड के सुचारू प्रवाह को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। लेकिन जब लिवर की स्टैग्नेशन होता है तब ब्लड फ्लो भी प्रभावित होने लगता है। इसके परिणाम स्वरूप कई महिलाओं में निम्न समस्याएं देखने को मिलती हैं: दर्दयुक्त मेंस्ट्रुएशन, मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स, अनियमित मेंस्ट्रुअल फ्लो, कुछ महिलाओं में आगे चलकर ओवेरियन सिस्ट्स, अन्य प्रकार की सिस्ट फॉर्मेशन, विभिन्न गायनेकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स भी विकसित हो सकते हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि लिवर अपने संबंधित रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को पर्याप्त पोषण नहीं पहुंचा पाता। अब लिवर ची स्टैग्नेशन का एक और महत्वपूर्ण प्रभाव समझते हैं। जब लिवर ची रुक जाता है या धीमा पड़ जाता है, तब शरीर की अग्नि भी कमजोर होने लगती है। जब अग्नि कमजोर होती है, तब लिवर शरीर में मौजूद फैट को प्रभावी रूप से फैटी एसिड्स में परिवर्तित नहीं कर पाता। हमारे शरीर में हर क्षण हजारों बायोकेमिकल रिएक्शंस होती रहती हैं। इन सभी केमिकल रिएक्शंस की गति इस बात पर निर्भर करती है कि शरीर में पर्याप्त हीट उपलब्ध है या नहीं। इसे एक सरल उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपने गर्मियों के मौसम में चावल पकाए और पूरे दिन उन्हें सामान्य तापमान पर ही रखा। शाम तक वे खराब होने लगेंगे क्योंकि अधिक तापमान केमिकल रिएक्शंस को तेज कर देता है। अब उन्हीं चावलों को रेफ्रिजरेटर में रख दीजिए। कम तापमान होने के कारण वही केमिकल रिएक्शंस बहुत धीमी हो जाएंगी और भोजन लंबे समय तक सुरक्षित रहेगा। ठीक यही सिद्धांत हमारे शरीर पर भी लागू होता है। फैट का फैटी एसिड्स में परिवर्तित होना भी एक महत्वपूर्ण बायोकेमिकल रिएक्शन है। यह प्रक्रिया तब अधिक प्रभावी ढंग से होती है जब शरीर में पर्याप्त अग्नि मौजूद हो। आयुर्वेदा में इसे अग्नि कहा गया है, जबकि ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन टीसीएम में इसे यांग एनर्जी से जोड़ा जाता है। इस पूरी प्रक्रिया में बाइल की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, जिसका निर्माण लिवर करता है और जिसे गॉल ब्लैडर में संग्रहित किया जाता है। जब अग्नि कमजोर होती है या यांग एनर्जी कम हो जाती है, तब फैट मेटाबॉलिज्म धीमा पड़ जाता है। अब फैट सेल्स की संरचना को समझते हैं। फैट सेल्स, जिन्हें एडिपोसाइट्स भी कहा जाता है, सामान्यतः गोल या अंडाकार आकार के होते हैं। ये केवल शरीर में फैट स्टोरेज का कार्य ही नहीं करते, बल्कि कई महत्वपूर्ण ऑर्गन्स की संरचना का भी हिस्सा होते हैं। उदाहरण के लिए लिवर, हार्ट, किडनीज, ओवरीज, डायफ्राम, इन सभी अंगों में एडिपोज टिश्यू किसी न किसी रूप में उपस्थित रहता है। प्रत्येक फैट सेल एक छोटे रिजर्वायर की तरह कार्य करता है, जिसमें लिपिड्स संग्रहित रहते हैं। सामान्य स्थिति में ये लिपिड्स लगातार फैटी एसिड्स में परिवर्तित होकर शरीर को ऊर्जा प्रदान करते रहते हैं। लेकिन जब अग्नि कमजोर हो जाती है, तब यह प्रक्रिया धीमी पड़ जाती है। परिणाम स्वरूप फैट धीरे धीरे लिवर के भीतर जमा होने लगता है। समय के साथ यही स्थिति फैटी लिवर का रूप ले लेती है। हमने ऐसे अनेक मरीजों में ये पैटर्न देखा है, जिनमें लिवर की स्टैग्नेशन, एक्सेस यिन, डैम्प वाटा, कफा वाता इम्बैलेंस पाया जाता है। आज की जीवन शैली में फैटी लिवर एक बहुत सामान्य समस्या बन चुकी है। इसका मूल कारण यही है कि शरीर में फैट बर्निंग सही ढंग से नहीं हो पा रही है। किसी भी फैट को जलाने के लिए शरीर को ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। यह ऑक्सीजन हमें श्वास के माध्यम से प्राप्त होती है। लेकिन अधिकांश लोगों में जितनी मात्रा में फैट और भोजन शरीर में प्रवेश करता है, उसकी तुलना में ऑक्सीजन यूटिलाइजेशन पर्याप्त नहीं हो पाता। अब प्रश्न यह है कि शरीर में ऑक्सीजन यूटिलाइजेशन कैसे बढ़ाया जाए। इसका सबसे सरल और प्रभावी उपाय है रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी। जब हम व्यायाम करते हैं, तब हमारे लंग्स अधिक फैलते हैं और शरीर में अधिक मात्रा में ऑक्सीजन प्रवेश करती है।
यह ऑक्सीजन रक्त के माध्यम से प्रत्येक सेल तक पहुंचती है और सेल्यूलर मेटाबॉलिज्म को सक्रिय करती है। जब फैट मेटाबॉलिज्म बेहतर होता है, तब शरीर में जमा अतिरिक्त फैट धीरे धीरे कम होने लगता है। यदि यह प्रक्रिया ठीक से न हो, तो शरीर में कई समस्याएं उत्पन्न होने लगती हैं, जैसे कोलेस्ट्रॉल बढ़ना, ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ना, फैटी लिवर, कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस। धीरे धीरे अतिरिक्त फैट केवल लिवर तक सीमित नहीं रहता, बल्कि हार्ट तथा उसकी ब्लड वेसल्स के आसपास भी जमा होने लगता है। इसके अतिरिक्त शरीर के बाहरी भागों में भी फैट डिपोजिशन बढ़ने लगता है, विशेषकर पेट एब्डोमेन, कंधों के आसपास शोल्डर रीजन, छाती चेस्ट, एटम बटॉक्स। समय के साथ ये फैट डिपॉजिट्स लगातार बढ़ते रहते हैं और ब्लड कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ने लगता है। यदि हम इस पूरी स्थिति को एनर्जी पैटर्न के दृष्टिकोण से देखें, तो पाएंगे कि यहाँ यांग एनर्जी कम है और यिन एनर्जी अधिक है। आयुर्वेदा की भाषा में इसे कफा वाता इम्बैलेंस कहा जा सकता है। अच्छी बात यह है कि इस स्थिति में सुधार संभव है। ऐसे मरीजों के लिए रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी अत्यंत आवश्यक है। प्रतिदिन केवल 1-2 किलोमीटर वॉकिंग भी मेटाबॉलिज्म को सक्रिय करने और फैट बर्निंग बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। ऐसे मरीज सामान्यतः निम्न शिकायतें करते हैं: कमजोर डाइजेशन, भूख कम लगना, थोड़ा सा भोजन करने पर भी पेट भरा हुआ महसूस होना, लगातार नींद आना, आलस्य, शरीर में भारीपन, पेट फूलना, ब्लोटिंग, बार बार बेल्चिंग। ये सभी लिवर स्टैग्नेशन अथवा डैम्प वाता के प्रमुख लक्षण हैं। यही सभी महत्वपूर्ण जानकारी हम नाड़ी फिट के माध्यम से चिकित्सकों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। हम अपने एल्गोरिदम्स और एआई मॉडल्स को लगातार फाइन ट्यून कर रहे हैं, ताकि डायग्नोसिस केवल सामान्य स्तर पर न रहकर अधिक सटीक और विशिष्ट बन सके। हमारा लक्ष्य केवल संभावित लक्षणों की सूची देना नहीं है, बल्कि मरीज की वास्तविक समस्या के सबसे संभावित रूट कॉज तक पहुंचना है। इसी दिशा में हम सिम्टम प्रेडिक्शन मॉड्यूल को भी लगातार बेहतर बना रहे हैं। पहले यह केवल कुछ संभावित लक्षणों का अनुमान देता था। अब हम इसे और अधिक एक्यूरेट, रिलायबल तथा स्पेसिफिक बनाने पर कार्य कर रहे हैं। हमारा अंतिम उद्देश्य यह है कि भविष्य में नाड़ी फिट केवल पल्स एनालिसिस के आधार पर ही मरीज की स्थिति को अधिकतम सटीकता के साथ समझ सके और उसकी संभावित समस्याओं की पहचान कर सके, चाहे मरीज अपने लक्षण बताए या नहीं। इसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हम देश भर के नाड़ी फिट यूजर्स से प्राप्त विशाल क्लिनिकल डेटा का निरंतर विश्लेषण कर रहे हैं और अपने एआई मॉडल्स को लगातार बेहतर बना रहे हैं। डायग्नोसिस को और अधिक सटीक बनाने के साथ साथ हम प्रोग्रेस ट्रैकिंग फीचर को भी लगातार बेहतर बना रहे हैं। यह फीचर किसी मरीज की स्वास्थ्य स्थिति में समय के साथ होने वाले परिवर्तनों को समझने में चिकित्सकों की सहायता करता है। उदाहरण के लिए, यदि किसी मरीज में लिवर स्टैग्नेशन पाया जाता है, तो हम 6 महीने या 1 वर्ष के दौरान उसकी कई पल्स रीडिंग्स की तुलना करके यह देख सकते हैं कि उसकी स्थिति में क्या परिवर्तन आया है। जब किसी एक ही मरीज की कई रीडिंग्स उपलब्ध होती हैं, तब क्रॉनिक डिजीजेस के विकास का अनुमान लगाना और उपचार के परिणामों का मूल्यांकन करना कहीं अधिक आसान हो जाता है। हम इसी दिशा में लगातार कार्य कर रहे हैं। देश भर के नाड़ी फिट यूजर्स द्वारा प्रतिदिन एकत्र किए जा रहे विशाल क्लिनिकल डेटा की सहायता से हम अपने प्रिडिक्टिव मॉडल्स को लगातार अधिक सटीक और विश्वसनीय बना रहे हैं। इसके साथ साथ हम डाइट रिकमेंडेशन मॉड्यूल पर भी विशेष रूप से कार्य कर रहे हैं। कई चिकित्सकों ने हमसे अनुरोध किया कि मरीजों के लिए अधिक विस्तृत और व्यावहारिक डाइट प्लान उपलब्ध कराया जाए। हमने इस सुझाव को गंभीरता से लिया है और वर्तमान में डाइट मॉड्यूल का एक उन्नत संस्करण विकसित कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य है कि प्रत्येक मरीज के लिए एक पर्सनलाइज्ड डाइट चार्ट तैयार किया जा सके, जिसे चिकित्सक सीधे अपने मरीजों को दे सके। इससे मरीज अपने घर पर भी उचित डाइट का पालन करते हुए उपचार को और अधिक प्रभावी बना सकेंगे। इसी प्रकार ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन टीसीएम का अभ्यास करने वाले चिकित्सकों के लिए हम एक्यूपेंक्चर पॉइंट रिकमेंडेशंस भी प्रदान कर रहे हैं। हम इस फीचर को भी लगातार फाइन ट्यून कर रहे हैं, ताकि प्रत्येक मरीज के लिए सबसे उपयुक्त एक्यूपंक्चर पॉइंट्स सुझाए जा सके। हमारा उद्देश्य केवल सही डायग्नोसिस देना ही नहीं है, बल्कि ऐसा ट्रीटमेंट गाइडेंस भी उपलब्ध कराना है जिससे मरीज को वास्तविक और बेहतर परिणाम प्राप्त हों। क्योंकि केवल डायग्नोसिस करना पर्याप्त नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मरीज के स्वास्थ्य में वास्तविक सुधार दिखाई देना चाहिए। इसीलिए हम एक्यूपंक्चर पॉइंट सिलेक्शन को भी लगातार बेहतर बनाने पर कार्य कर रहे हैं, ताकि चिकित्सकों को अधिक प्रभावी उपचार देने में सहायता मिल सके। जैसा कि हमने पिछले वेबिनार में भी बताया था, हमने रीजनल लैंग्वेज रिपोर्ट फीचर भी प्रस्तुत किया है। इस फीचर की सहायता से चिकित्सक मरीजों की रिपोर्ट विभिन्न रीजनल लैंग्वेजेस में तैयार कर सकते हैं,
इससे मरीज अपनी रिपोर्ट को अधिक आसानी से समझ सकते हैं और उपचार संबंधी निर्देशों का बेहतर ढंग से पालन कर सकते हैं। यह केवल शुरुआत है। नारीफिट में आने वाले समय में और भी कई नए फीचर्स तथा एडवांस्ड कैपेबिलिटीज जोड़े जाने वाले हैं। आगामी वेबिनार्स में हम इन सभी नए अपडेट्स और फीचर्स के बारे में विस्तार से जानकारी साझा करेंगे। एक बार फिर मैं आप सभी का हृदय से धन्यवाद करता हूं। आपके विश्वास, सहयोग और निरंतर समर्थन के कारण ही हम नारीफिट को लगातार बेहतर बना पा रहे हैं। आशा करता हूं कि आने वाले वेबिनार्स में भी आप सभी इसी उत्साह के साथ जुड़े रहेंगे। धन्यवाद।